वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी कंटिन्यू देने का प्रयास कर रहे हूं। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा जो आप लोगों को हिस्ट्री का टॉपिक चलाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम ओरिएंट है, इससे डायरेक्ट जो भी टॉपिक यहाँ कवर कराए जा रहे हैं उससे आपको उन सभी टॉपिकों से कुछ न कुछ प्रश्न आपको प्रत्येक जीएस के पार्ट में, हिस्ट्री के पार्ट में प्रश्न पूछा जाता है। इससे संबंधित करंट जो भी टॉपिक होते हैं वो भी आप लोगों को पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रख के महत्वपूर्ण टॉपिक का एक सीरीज चलाया गया, जिसमें कल सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से संबंधित चर्चा की गई थी। खोजकर्ता कौन थे, अवस्थिति क्या थी, महत्वपूर्ण खोज क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी उस पर चर्चा की गई थी। सभ्यता के स्थल कौन कौन से, उस पर विविध तथ्य क्या से, इन सभी टॉपिकों पर आप लोगों को कल कवर किया गया। यहाँ से आप लोगों को कम से कम 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए आप लोग ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और हमेशा वैदिक काल जब भी पढ़ाया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, वो आप लोगों को महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आज हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के संबंध में। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा वैदिक संस्कृति से। वैदिक संस्कृति की विशेषताएं क्या थी, वेद क्या है, वेदांग क्या है, और वैदिक संस्कृति से संबंधित विविध तथ्य क्या है, विशेष तत्व क्या है, उस पर हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद मेरा प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, अबाउट मी, मेरे बारे में जानकारी कुछ आप लोगों को हो। तो मुझे एक्सपीरियंस है 10,000 से अधिक प्रश्न जो आप लोगों को क्रिएट करने का, यूपीएससी प्लस पीसीएस का। तो मुझे ये एक्सपीरियंस होल्ड है। साथ ही मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 6 ईयर से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से वर्क कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। आगे भी अपना जो ये संस्थान है उसे मूव ऑन कर रहा हूँ, मूव अच्छे तरीके से ब्रॉड ब्रॉड परस्पेक्टिव से आप लोगों को सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं 3 टाइम आप लोगों को इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। और साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस लेता हूँ। तो जीएस का जो पेपर होता है यूपीएससी प्लस पीसीएस में, हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक लूँगा मैं। और साथ ही पॉलिटी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के संदर्भ में जो भी प्रश्न बनेंगे करंट जीएस के पार्ट में, तो वहाँ से मैं कवर करूँगा। साथ ही करंट अफेयर्स आप लोगों को मेरे द्वारा ही लिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी अबाउट में आप लोग को विशेष जानकारी चाहिए आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप लोग की युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म क्या अवेलेबल करा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को यह टेस्ट अवेलेबल कराता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस दोनों का कराता है। साथ में ऑल गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्जाम जितने होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, सारे जितने एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, जितने भी कराए जा रहे हैं हाल के वर्तमान समय में, तो उसके सारे आपको टेस्ट अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ पर जो भी आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा उससे कंटेंट से कोई समझौता नहीं किया जाता है। तो आप लोग इस पर आप बिलीव करके आप चीज़ों को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद समझ में आएगा युक्ति आप लोगों के लिए क्यों ये वे टू सक्सेस की बात करता है। हमसे जुड़ने का विभिन्न माध्यम है। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो आप लोग को इस प्रकार का लोगो मिलेगा, लोगो नज़र आएगा, और इसे आप लोग युक्ति आईएएस को आप, और ऐप पर अभी तक युक्ति आईएएस ओनली वन प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग इसे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ युक्ति आईएएस www.yuktiis.in को विजिट करके, वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं। दोनों सेम फॉर्मेट होता है, आप लोग दोनों चीज़ें सामग्री सेम उपलब्ध होंगी। वहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संबंधित एग्जाम के बारे में जो भी क्यूरी हो तो आप लोग इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल, अपना कोचिंग, अर्थात अपने कोचिंग को अपना मोबाइल बनाइए अभी ही, क्योंकि हमारा टैग लाइन यही है, इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपका मोबाइल आने वाले समय में ही मोबाइल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे ई यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप इस प्रकार से हम लोग भी आपके मोबाइल को कोचिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार कोड को आप लोग स्कैन कीजिए गूगल स्कैनर से, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां मेगा बूस्टर क्विज चलाया जाता है। जो भी एग्ज़ाम आगामी जो भी एग्ज़ाम आपके पीटी ओरिएंट है, सभी के मेगा क्विज यहाँ चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट है, या तो ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम देते हैं, या यूपीएससी पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, वो भी अभ्यर्थी इस टेलीग्राम चैनल को से जुड़ सकते हैं। आपको इसके बारे में यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उसके बारे में आप लोग सभी लोगों को पता है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यूपीएससी का प्रोग्राम चल रहा है, अकाउंट टेस्ट है अभी तक, अब सभी लोगों को देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सी सेट 8 फुल टेस्ट है, तो इसका फी मात्र रखा गया 1500। इसको आप इस स्लाइड को रोक के आराम से देख लीजिएगा। विशेष चर्चा आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को यूपी पीसीएस का भी
यूपी पीसीएस का भी टेस्ट स्टार्ट कल से हो रहा है, तो आप लोग जरूर इसे ज्वाइन कीजिए। फ्री टेस्ट होगा, पहला फ्री होगा, तो आप लोग जरूर इसे शामिल होइए। और जो भी टेस्ट देख रहे हैं, जैसे शेड्यूल है आपको उस अनुसार टेस्ट होगा, शेड्यूल अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग जो भी इच्छुक स्टूडेंट है इसमें भाग ले सकते हैं। और यह टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। बीपीएससी का रनिंग आप लोग चल रहा है, इस पर चर्चा आप लोगों को मैं बताया भी था लास्ट वीडियो में। आप लोग स्लाइड को आराम से अच्छे से जूम करके देख लीजिएगा क्या है नहीं है। ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यह ऑल गवर्नमेंट जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इंडिया में कराए जाते हैं, जिसमें जीएस का पार्ट होता है, जीके का पार्ट होता है, वो इसके लिए लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू के नाम से सीरीज चलाया जा रहा है। हिस्ट्री हो चुका है, ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 1 से लेकर 10 तक हो चुका है। कल 11 से लेकर 21 तक कवर कराया जाएगा। तो आप ये लोग जो भी स्टूडेंट है वो दोनों ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट जो भी हैं, क्योंकि दोनों के लिए उपयोगी है। और इसका मात्र फी रखा गया 199। बहुत ही कम दरों पर आप लोग 600 से अधिक प्रश्न जो टॉपिक वाइज कवर कराए जाएंगे, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। थोड़ा पहले बताना पड़ता है कुछ चीज़ें जो नए स्टूडेंट होते हैं। और नए स्टूडेंट अभी जो हमसे जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबाएं, सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। और पुराने जो हमारे व्यूअर हैं, लिसनर हैं, चैनल को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हम और बेहतर तरीके से उभर कर सामने आएंगे। हम लोग स्मार्ट टीवी पर ही जल्द, स्मार्ट क्लासेस पर जल्द ही आने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग मोटिवेट और भी बेहतर तरीके से, जब तक सब्सक्राइबर और नहीं बढ़ेगा और लोगों से हम लोग इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो बहुत सी चीज़ें जो चाह के भी नहीं हो पाती। इसलिए और भी हम लोग बेहतर दिमाग से हम लोग सोचे हुए हैं क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ऐसे ऐसे फैकल्टी को लाने के लिए जो आपको व्यवहारिक जीवन में आप फैकल्टी ज़रूर देखिएगा। वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ पर फैकल्टी कौन कौन है, क्योंकि उनको कौन सा एक्सपीरियंस, सभी जो भी फैकल्टी उनको 10,000 से अधिक प्रश्नों को क्रिएट करने का आपको एक्सपीरियंस है। विभिन्न क्षेत्र में उनको इंटरव्यू तक गए हुए हैं, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सभी जगह वो परचेज करे। और साथ में हमारे कुछ ऐसे भी फैकल्टी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत का रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अभी वे एम्बेसडर हैं। तो इस रूप से आप लोग देखिए, जाके विजिट कीजिए क्या हम लोग बेहतर तरीके से आप लोग के लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है पहला टॉपिक आप लोगों को वैदिक संस्कृति से है। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन कौन से पार्ट आप लोगों को पढ़ना होता है, जैसे वैद, ब्राह्मण, आर्णयक दर्शन या रहस्यवादी दर्शन जो होता है आर्णयक, उपनिषद, वेदांत, सर्व शिक्षा देने वाली व्यवस्था को उपनिषद के रूप में जानते, साथ ही साथ शिक्षा देता है। तो ये अर्थात उपनिषद को, आर्णयक को, ब्राह्मण ग्रंथ जो होंगे उससे, वैदिक ग्रंथ होंगे उससे संबंधित आपको टॉपिक को कवर करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए इसमें 4 वेद की बात की जाती है। 4 वेद सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या है, ऋग्वेद में ऋचाओं से संबंधित जो जानकारियाँ प्राप्त होती है ऋग्वेद के संबंध में। सामवेद, ये 4 वेद आप लोगों को पढ़ना होता है। सामवेद में गायन से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न इसी रूप से पूछे जाते हैं। ऋग्वेद किससे संबंधित है, ऋचाओं से संबंधित है या नेक्स्ट है सामवेद किससे संबंधित हो, गायन संबंधी जो ऋचाओं का निर्माण किया गया है, मंत्रों का निर्माण किया गया है, यहीं से गायन विधि का भी शुभारंभ माना जाता है, इसलिए सामवेद। यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांडी प्रक्रिया है, भिन्न कर्मकांड जो दैनिक जीवन में होते हैं, जो जीवन से लेकर मरण तक होते हैं, उसके यजुर्वेद में ही वर्णित किया गया। अथर्ववेद में जादू, टोना, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित कुछ मंत्रों का संग्रह किया गया है, तो अथर्ववेद इस रूप से भी उपयोगी है। तो इसलिए आप लोग ये 4 वेद आप लोग को पढ़ना होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण डायरेक्ट जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से ऐसे ही पूछ दिया था, ऋग्वेद किससे संबंधित, और भी आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे आप लोग को यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे वेद है, अधिष्ठानकर्ता कौन थे इसके, उपवेद अर्थात वेद के उपवेद भी कौन कौन से थे, महत्वपूर्ण विषय क्या थे इससे संबंधित। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जैसे ऋग्वेद के अधिष्ठानकर्ता या ऋषि, इस रूप से समझिए ऋषि कुल कौन सा था, होता या होत्रा, दोनों नाम आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यह प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। आयुर्वेद भी आप इसका उपवेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद आप लोगों को उपवेद है। इससे महत्वपूर्ण विषय क्या है, ऋचाओं से संबंधित संगठन करना, यही सब महत्वपूर्ण था।
यजुर्वेद अथर्वयु वायु जो थे यजुर्वेद के अनुष्ठान करता थे या उस वंश से संबंधित ऋषियों का द्वारा निर्माण किया गया। इससे संबंधित उपवेद क्या था? धनुर्वेद था। यह दोनों गद और पद दोनों में वर्णित वेद है। इसलिए प्रश्न यहाँ से पीटी में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर कितने बार ही पूछा हुआ, और सभी एग्जाम में बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एमपी हो, फिर आरएस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस वेद से आप लोगों को गद और पद वाले प्रश्न से कितने बार ही प्रश्न पूछा गया है, इसका कोई लिमिट नहीं है। सामवेद के उद्राता थे। गंधर्व वेद उपवेद से संबंधित था। गायन विधि से संबंधित था, ये अभी मैंने जस्ट बताया था। अथर्ववेद देखिए यहाँ पर अधिक चीज़ों को यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया गया, वही इंक्लूड है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न आते हैं। इसलिए कोई कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ डाटा का कमी है। डाटा अगर देना रहेगा तो मैं यहाँ 200 से पेज से अधिक यहाँ पर टॉपिक को कवर कर सकता 200 पेज में, पर मैं कोशिश यहाँ हमारी टीम यहाँ कोशिश ये कर रही है कम से कम सामग्री में आपको अधिक उपलब्धता से प्राप्त हो और एग्ज़ाम वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों को उभर कर सामने है। कम से कम आप पढ़े और अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करें। हमारा टेक्निक यह है, इस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए देख रहे होंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को शामिल किया, उसी बिंदु को भी शामिल किया जाता है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, देखिए और अंत तक देखिए। टू दी पॉइंट यहाँ बात की जाती है, कोई इधर उधर की बात नहीं, क्योंकि 1 से 2 साल आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते तो सिलेक्शन जरूर होगा। हम लोग जो गलतियाँ किए हैं आप लोग मत कीजिएगा, मिसगाइड मत होइए। चीज़ों को लेकर जो समय पर शेड्यूल बना होता है उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट पर बने रहिए। जितना टेस्ट कराया जा रहा है उतना इनफ होता है। साथ ही साथ सिलेबस को लेकर कवर रहिए। सिलेबस जो भी यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी सिलेबस आपको जितना दिया गया है उसी के अनुसार तैयारी कीजिए, उसी टॉपिक को कवर कीजिए। तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से आप लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर आप लोग आगे बढ़ते रहिए। अथर्ववेद ब्रह्मा ऋषित्व जो थे उनके ज़्यादा अनुष्ठान करता थे। इनके शिल्प वेद उपवेद के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह प्रश्न आपको पूछा गया है यूपी में, तो यह आप लोग जरूर है इसे याद रखिएगा। जादू टोना चिकित्सा से संबंधित था यह वेद, तो इससे संबंधित आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ब्राह्मण कौन कौन से संबंधित थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे ऋग्वेद एतरिया कोशकीतीय ब्राह्मण वंश था, इससे संबंधित था। उपनिषद था एतरिया कोशकीती, इसी के नाम से उपनिषद भी गठित हो गया। संग्रह करता है, बाद में किया गया संग्रह उसका। यजुर्वेद था शतपथ, बृहदरण्यक, कठ, श्वेताश्वर, इस आदि जो उपनिषद थे। तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है आपको 2 महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है, श्वेताश्वर और बृहदारण्यक से। तो सामवेद से संबंधित था केन या छंदोग्य ब्राह्मण थे, जो छांदोग्य और केन। तो छांदोग्य आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी है बहुत जगह पीटी में, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को अथर्ववेद से गोपत ब्राह्मण है, मांडुक्य और मंडुक का प्रश्न। तो आपको यहाँ से प्रश्न देखिए, आपको यहाँ से ये प्रश्न जो उपनिषद था यह भी आप लोगों को पूछ सकता है। मांडुक्य मुंडक आप लोग उपनिषद आपसे संबंधित है, तो अथर्ववेद यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हूँ स्लाइड क्यों खाली रह जाता है, तो यहाँ मैं याद नहीं रहता है कि स्लाइड को नए तरीके से बनाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, ऋग्वेद काल में अर्थव्यवस्था को मुख्यतः पशुपालन पर आधारित था। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था क्या थी, पशुपालन था। तो आप लोग कल ही मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था था किस व्यवसाय पर आधारित था। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर ध्यान रखिए, जितने लोग यहाँ कमेंट में आंसर देंगे वो प्रश्नों का ही आंसर दे रहे हैं। ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो किसी को आप लोग इजीली मत छोड़िए कि यहाँ मैं प्रश्न कमेंट में पूछ रहा हूँ तो मैं ऐसे बात बनाने के लिए या आपको यहाँ फ्रॉड को लाने के लिए, ऐसा नहीं कि आप एक्टिव मोड में रहिएगा तो बहुत सी चीज़ों को सीख सकिएगा। तो इसलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी। जैसे यहाँ ऋग्वेद का क्या था, पशुपालन है। कल ही मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया, जो अभी तक नहीं देखे जाके प्लीज़ देखिए, बहुत सी चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेगा।
बहुत सीमित उद्योगों का वर्णन मिलता है यहाँ पर। साथ ही साथ आप लोग को देखिए यहाँ सीमित उद्योग और सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत उद्योग था। ध्यान रखिएगा, बहुत व्यापक माने नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरीके के ट्रेड हुआ करते थे वहाँ पर। नेक्स्ट है कबीलाई समाज की संरचना उपस्थिति थी। यहाँ पर कबीलाई समाज विकसित हुआ था, इस रूप से आपको यहाँ देखने की विशेषता मिलेगी। अतः समता मूलक समाज था, कर्म आधारित समाज था। और एक महत्वपूर्ण आपको इस पर वाक्य भी मिलेगा कि यहाँ पर कर्म के आधार पर व्यवसाय जातियाँ निर्माण होती थी, इसलिए महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ सारे चीज़ों को। देखिए इसी तरह अभी आप लोगों को उपनिषद या तो जो पहले हम लोग को वेद पढ़ाया जाता था मौखिक रूप से वेद पढ़ाया जाता था, जो वंश के आधार पर आगे वर्णित होता था। अभी लिखित रूप से नहीं हुआ था, लिखित तो वैदिक काल में हुआ था। उससे पूर्व जो थी उत्तर वैदिक काल से पूर्व जो चीज़ें थी, तो इसी प्रकार से सारे चीज़ों को कवर कराया जाता था। नेक्स्ट आप लोगों को है आप लोगों को टॉपिक इसमें ध्यान रखना है कि ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित था। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो आपको प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में। तीसरा मंडल कौन लिखे थे? विश्वामित्र के द्वारा। ये सबसे गायत्री मंत्र जो अभी है, आप लोग गायत्री मंत्र बताइए कौन सा, कमेंट बॉक्स में। गायत्री मंत्र का मंत्र किस रूप से उच्चारण किया जाता है, आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। सभी लिखाता है, आजकल गूगल सब अवेलेबल करा दिया है, संस्कृत भी अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर लिख सकते हैं। गायत्री मंत्र कौन है? हम लोग बच्चे से बड़े हुए हैं, स्कूलों में इस मंत्र को जरूर सभी लोगों ने, लगभग लोगों ने पढ़ा होगा। विद्या मंदिर जिसमें पढ़े होंगे, तो विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उन स्कूलों में ये सब आम चीज़ें थी। सभी चीज़ सब आप लोगों को पढ़ाया सिखाया जाता था। नौवां मंडल संपूर्ण रूप से सोम को समर्पित था। सोम अर्थात सोम देवता को समर्पित था। तो ये नौवां मंडल क्यों महत्वपूर्ण था, ये भी आपको प्रश्न पूछा गया है, पूछ भी सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में किस सूक्त का? पुरुष सूक्त। इसमें पहली बार क्षुद्र वर्ण का उल्लेख मिला है। तो ये आपको महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया है। यो यूपी में हो, बीपीएससी में हो, एमपी में, सभी जगह यह प्रश्न, और यूपीएससी में यह प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट है इंद्र सर्वाधिक वर्णित देवता थे। इंद्र का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, और जिसे पुरंदर भी कहा जाता है, जिसे किला तोड़ने वाला देवता, अर्थात बड़े बड़े युद्धों में भाग लेते थे शुरुआती दौर में, तो उनको पुरंदर के नाम से सुशोभित किया गया था इंद्र को। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट दूसरे वर्णित देव थे। दूसरे क्रम में देव अग्नि थे। दूसरे क्रम के देवता जो इंद्र के बाद जो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में जिनका उल्लेख मिला, अग्नि का मिला। किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत इनके ही संबोधन के बाद ही होती थी, जो वर्तमान तक सभी अभी तक होता है। तो देखिए कितनी बड़ी सभ्यता, कितनी पुरानी सभ्यता हमारी है। तो भारत बहुत पौराणिक सभ्यता है। भारत की जो सभ्यता है बहुत पौराणिक है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा जम्बू द्वीप क्या कॉन्सेप्ट था जम्बू द्वीप का, जो हम लोग मंत्र में आप लोग पढ़ते होंगे, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो आप लोग को ये चीज़ें अभी मैं जस्ट आप लोग को अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। वरुण सबसे पवित्र देवता के रूप में था। तो देखिए दो चीज़ें याद रखिए, सर्वाधिक बार किनकी चर्चा हुई? इंद्र की। दूसरे कौन प्रमुख देवता थे? अग्नि थे। पर सबसे पवित्र देवता किन्हें माना गया था? वरुण को। वरुण तथा ऋतु तथा नैतिक नियमों का संरक्षक था, इसलिए सबसे पवित्र देवता के रूप में कौन थे? वरुण थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जिसका अधिक संख्या बार वर्णन हुआ जरूरी नहीं है वो पवित्र देवताओं के रूप में वर्णित हो, क्योंकि वो अधिक जगह युद्ध में भाग लिया करते थे, तो हर ऋचाओं में उनका लगभग अमूमन नाम आया है। इसलिए उनकी बहुत सी उपाधियां थी। इंद्र के सभाएं थी, इंद्र के देवताओं के समूह का वो प्रमुख हुआ करते थे, इसलिए उनका नाम बार बार आता था। पर जब ऋतु और नैतिक नियमों की बात की जाए तो वरुण सबसे पवित्र देवता थे। इनके द्वारा ही संरक्षण किया जाता था नैतिक नियमों का। अर्थात जैसे वर्तमान से जोड़ा जाए तो नैतिक नियमों का कौन संग्रह करता है? नैतिक नियमों का संग्रह हमारा परिवार करता है। परिवार के बाद समाज,
समाज के बाद राज्य, राज्य के बाद संविधान करता है। तो इस प्रकार से क्रम आपसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान रूप से नैतिक नियमों का संरक्षक करता कौन है। तो डायरेक्ट आप संविधान को मत मान लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। वो बहुत सी चीज़ें नियम कानून पहले परिवार करता है, उसके बाद समाज, उसके बाद राज्य, उसके बाद संविधान, क्योंकि संविधान सर्वोपरि हमारे यहाँ है। इस प्रकार से भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे आप लोगों को पूछ सकता है, किस रूप से। नेक्स्ट है, ईरान में वरुण को अहूर, देखिए अहूर मजदा के नाम से जानते हैं। तो मजदा आपको कहीं भी पूछ सकता है, मजदा के नाम से कौन सा प्रमुख देवता था। तो वरुण थे ईरान में प्रचलित देवता, क्योंकि उस समय जो हमारे जो मिले हैं साक्ष्य, उसमें आपको वरुण देवता से संबंधित कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए वहाँ का नामकरण इस रूप से भी देखने को मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु सबसे अधिक वर्णित नदी थी, किंतु सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। तो वैदिक काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल में सिंधु सबसे वर्णित नदी थी, परंतु सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। अभी भी जो सरस्वती नदियाँ संगम जो इलाहाबाद में है, तो उसमें सरस्वती नदी का जो संगम के रूप में जानते हम लोग हैं, महत्वपूर्ण और पवित्र नदी के रूप में गंगा, यमुना, सरस्वती जो 3 नदियों का मिलाप होता है, तो आप लोग जानते हैं। इसलिए वैदिक काल से ही इस नदी का आप लोगों को जो महत्ता है जाहिर होता है। नेक्स्ट आप लोगों को टॉपिक में देखना है, नेक्स्ट है आर्यों को लेकर कुछ विवाद हुए थे, किस रूप से उसे देख लेते हैं। जैसे आर्यों के मूल स्थान को लेकर विवाद है, जैसे दयानंद सरस्वती इनका मूल स्थान तिब्बत बताया, वहीं तिलक ने आर्कटिक द्वीप माना है, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान माना है। हालांकि यह अभी भी रिसर्च हो रहा है इस पर, और नए नए रिसर्च उभर कर सामने आ रहे हैं। कुछ का मानना है कि आर्यों का मूल स्थान भारत ही और उसके संबंध जो हिंदू कुश है पर्वत था वो था। तो ये भी कॉन्सेप्ट जिस दिन वैलिड हो जाएगा, लोग मान लेंगे, तो हम लोग आने वाले समय में ये भी पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, तो आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लोग को 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, 1 से 2 प्रश्न, क्या इस टॉपिक से 1 और 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल, दोनों से टैली करके, या तो ज्योग्राफी में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। जैसे पुराना नाम किसी नदी का क्या था, नया नाम क्या। रावी का पुराना नाम परुष्णी था, झेलम का विशिष्टता था, व्यास का विपाशा था, चिनाव का अस्कनी था, या अस्कनी या अस्कनी भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी कहीं नाम बताया जाता है। तो इसलिए गंडक का सदानीरा था, सतलज का शतुद्री था। तो यहाँ पर देखिए आपको महत्वपूर्ण नदियों का नाम यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ से प्रश्न आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर जो यस जो ये ग्रीन देख रहे हैं, यह ग्रीन सरस्वती नदी है। तो सरस्वती नदी से संबंधित जो देखिए वैदिक सरस्वती नदी बहा करती थी, किस रूप से, आपको क्रम पूछ सकता है, क्योंकि विलुप्त नदी के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसके आसपास के जो भी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, वैदिक सभ्यता में कौन कौन सी और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ विकसित हुई है, तो यहाँ से दोनों प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको ज्योग्राफी में ये पार्ट पूछ सकता है कि झेलम चिनाव, यूपीएससी लास्ट यूपीएससी के एग्जाम में आपको प्रश्न ये पूछा भी है, झेलम चिनाव और रावी सतलज से संबंधित कौन, सतलज से पहले कौन मिल जाता है, सतलज रावी पूर्व सबसे जो पूर्ववर्ती नदी कौन सा है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, तो किस रूप से महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए यही चीज़ें यहाँ पर भी, यहाँ पर सारी नदियों का मैंने नाम दे दिया है, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज होते हैं बहुत। जैसे जो नाम वहाँ शेष महत्वपूर्ण वहाँ पर दे दिया हूँ, पर जिनको अगर लगेगा इसके अतिरिक्त मुझे जाननी चाहिए, तो सारे नदियों का यहाँ क्रम दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा, स्लाइड को आराम से रोक लीजिएगा, वीडियो को, और देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे सरस्वती धृतवती, घग्गर, रच्छी या चित्रंग रूप के नाम से भी जानी जाती थी वैदिक काल में। फिर आपको गोमती, गोमल के नदी, गोमती आपको गोमल के नदी, सुवास्तु स्वात के नदी से आपको इस रूप से जानी जाती थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कुल पुराण कितने थे, 18 पुराण थे, 108 उपनिषद थे। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है वैदिक काल में, तो आप लोग के यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा उपनिषद यजुर्वेद का है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा उपनिषद किस पर लिखे गए हैं, तो यजुर्वेद पर। ऐसा नहीं कि आप लोग ऋग्वेद और वेदों को समझ लीजिएगा, जो शेष 3 बच गया। सबसे ज़्यादा यजुर्वेद पर लिखा गया है। नेक्स्ट है मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यूज किया जाता है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, मुंडकोपनिषद के उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद 3 आश्रमों का उल्लेख है, जिसमें हम लोग 3 आश्रमों की चर्चा करते हैं, आश्रमों का उल्लेख है। और जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। तो यह महत्वपूर्ण है, आप लोगों को यहाँ VVI प्रश्न है, यह आपको प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। 3 अगर उपनिषद आश्रमों की बात की जाए तो छांदोग्य में चले जाइएगा। अगर चारों आश्रमों के जो वर्तमान में है, जो हम लोग का मानव जीवन से लेकर मरण तक जो 4 आश्रम वर्णित किया गया है, जीवन से मृत्यु तक, उससे अगर 4 को पूछे तो जाबलोपनिषद और 3 को पूछे तो छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए ये सब महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है जो प्रश्न आपको एग्जाम ओरिएंट हो। वेदांग 6 प्रकार के हैं, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। BPSC पिछले बार भी प्रश्न पूछी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसमें कल्प नामक वेदांग में से सूत्रों की रचना हुई है, जिसमें तुल्व सूत्र को ज्यामिति की जननी कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ 6 है, जैसे कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। वेदांग हुए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, वेद कितने हैं, 4 है वेदांग, इसके ज्योतिषी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद वेदांग है। वेदों के वेद से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, उसे वेदांग, सिंपल सा वे में समझिए तो इसे वेदांग के रूप में जानते हैं, जैसे कल्प, शिक्षा। और ये अभी समझिए एक प्रकार से यह माइंड स्टोन था, अगर यह जब वर्णित हुआ तो लोग और आसान तरीके से लोग इसे जाने, और अभी तक इन चीज़ों को, व्याकरण आज भी हम लोग उपयोग करते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी आज भी हम लोग उपयोग करते हैं। वेद से संबंधित चीज़ों को आसानी से अभी तक अब हम लोग अपने आम जीवन में शामिल किए हुए हैं। तो देख सकते हैं कितनी मौलिकता और प्रामाणिकता के साथ हमारा वैदिक सभ्यता था। नेक्स्ट है विश्व में ज्योतिष पर आधारित पहली पुस्तक ज्योतिष शास्त्र था, लग्न मुनि के द्वारा लिखी गई। लगध मुनि, ध्यान रखिएगा, लगध मुनि के द्वारा लिखा गया जो पहला ज्योतिष मुनि। हालांकि पश्चिम के सभ्यताओं के द्वारा अलग ही कॉन्सेप्ट दिया जाता है, परंतु शास्त्र के आधार पर विश्व की ज्योतिष पर आधारित प्रथम पुस्तक ज्योतिष शास्त्र लगध मुनि द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हिंदू परंपरा में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन, जिसके ऊपर से 4 मान्य है, जो इस प्रकार से जो 8 प्रकार के विवाह का क्रम था, जो वर्तमान में जो होते हैं मान्य किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रेम जो विवाह का नाम दिया गया है, जो वही मैंने बात किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्म विवाह वर्तमान पद्धति पर आधारित है, जैसे वर वधू को परिवार के द्वारा चयन किया जाता है, उनको दिखा के दोनों परिवार एक दूसरे को कन्या दान करते हैं, उसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। आर्ष विवाह बैलों और गायों की जोड़ी के रूप में, देव विवाह यज्ञकर्ता और पुत्री के विवाह को प्रजापति रजामंदी से बिना लेन देन से, गंधर्व प्रेम विवाह को माना जाता था। देखिए इसलिए गंधर्व देवता भी हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता में भी प्रेम विवाह को मान्य था। हालांकि अभी बहुत सी चीज़ें कल भी कृतियों के रूप में शामिल थे, आज भी समाज इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट नहीं करता है, यह मान प्रतिष्ठा की बात हो जाती है। पर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बताने की लायक है, जो मैं बताऊंगा तो बहुत सी चीज़ें इन एग्ज़ाम से आउट हो जाएगा। कभी चर्चा अगर की जाएगी प्रेम विवाह क्या मान्य है क्या नहीं है, जब मेंस का टॉपिक आएगा उस पर मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। क्यों ब्रह्म विवाह से ज़्यादा प्रेम विवाह को अभी वर्तमान समय में बल देने की ज़रूरत है? क्योंकि लोगों का जीवन शैली बदल गया है, लोगों का जो नैतिक जो आधार है वो बदला है, साथ ही दोनों अभिलाषाएं बदल गई हैं, पुरुष और महिला दोनों की इच्छाएं बदली हैं। तो इसलिए दोनों मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोगों के राय एक रजामंदी होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक पर। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रेम विवाह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं अभी नहीं बता सकता, उस पर जब मैं आऊँगा तो सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो तब तक वेट कीजिएगा और मैं बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट आपको दूंगा जो
ब्रह्म विवाह, हालांकि ब्रह्म विवाह वैदिक सभ्यता पर आधारित सर्वोच्च विवाह क्रम है। यह अधिकतर अभी वर्तमान में पाया जाता है, पर आने वाले समय जो हैं, जैसे आपको आने वाला 50, 60, 100 वर्षों में यह प्रेम विवाह अधिक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक के साथ बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आती, इसी में प्रेम विवाह भी एक मौलिक अधिकार के रूप में आने वाले समय में उभरेगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आगे डेवलप होगा। नेक्स्ट है असुर विवाह। क्रय के आधार पर असुर विवाह, जो क्रय के आधार पर जो विवाह होता था उसे असुर विवाह कहा जाता था। बलपूर्वक मनु के अनुसार क्षत्रियों के लिए मान्य था। बलपूर्वक जो किया जाता था विवाह राक्षस विवाह कहला जाता था, और बेहोश महिलाओं के साथ जबरदस्ती करके जो विवाह किया जाता 50 विवाह, यह लगभग सभी रूप से अमान्य था। हालांकि कहीं कहीं यह घटनाएं देखने को मिली थी, तो यह भी एक विवाह का प्रकार माना गया था। तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगा। आप लोग नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक देखना है, आप लोग को यहाँ पर कवर करना है। देखिए यहाँ पर असलायन ग्रह सूत्र में 8 विवाह को विस्तृत वर्णन किया गया। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि किस ग्रह सूत्र में 8 विवाह का वर्णन विस्तृत है। तो अश्वलायन ग्रह सूत्र। उत्तर वैदिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1000 BC से मानी जाती है। भारत में सर्वप्रथम इसी समय लोहे की खोज की गई थी। भारत में सर्वप्रथम उपयोग की गई धातु कौन सी? तांबा थी। तो ये सब प्रश्न आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन सब टॉपिकों को शामिल किया गया। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, इन सब चीज़ों को आप लोग देखिएगा। इसी की मैं अभी बात कर रहा था, भारत की कितनी विस्तृत परंपरा थी। देखिए जम्बू द्वीप पे भारत खंडे, जब आप श्लोक पढ़ते हैं तो जम्बू द्वीप कौन था, क्या था? लक्षद्वीप कौन था? वर्तमान लक्षद्वीप, नीचे मत आ जाइएगा। जो यहाँ पर है लक्षद्वीप, इसे मत समझ लीजिएगा। दक्षिण जो यहाँ पर लक्षद्वीप है, इसे मत समझ लीजिएगा। ये लक्षद्वीप उस समय की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है जब हम वैदिक सभ्यता में थे। आर्यों का आगमन जब हुआ था, जब हमारे वेद विकसित हो रहे थे, वेदांत विकसित हो रहे थे, उपनिषद विकसित हो रहे थे, उस समय की बात हो रही है। अखंड भारत की बात की जा रही है। तो जो था जम्बू द्वीप पे उत्तरी समुद्र था, जो अभी हम लोग देखते हैं उत्तराकुरम आरेखी। लक्षद्वीप आपको देखिए कहाँ तक विस्तृत है। आपको संपूर्ण जो एशिया माइनर क्षेत्र जो है, प्लस अरब का क्षेत्र जो रहा करता था, जापान तक के क्षेत्र। इसलिए जापान की महारानी जब आती है, इंडोनेशिया की महारानी जब को आती है, वहाँ से कोई लोग आते हैं तो भारत के बहुत से जगहों पर, तीर्थ स्थलों पर जाती हैं। इसका कारण यही है, हम बौद्धिकता तर्क के आधार पर इन सब चीज़ों को खंडन कर सकते हैं, पर कहीं हमारा साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे इंडोनेशिया में सबसे बड़ा हिंदू का मंदिर है, तो वो क्यों है? इंडोनेशिया कहाँ है? एक इंडोनेशिया आपको यहाँ पर है। इंडोनेशिया आपको यहाँ पर क्यों, आपको यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए? इसका कारण यही है कि पहले लक्षद्वीप, जम्बू द्वीप जो हुआ करता था, संपूर्ण अखंड भारत हुआ करता था, एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसके हम अंग थे। और उसी प्रकार धीरे धीरे सभी अलग हुए, बहुत से कारणों से अलग होते गए। वर्तमान में भारत इस रूप से वर्णित है। देखिए यहाँ पर वर्णित है ऐसे भारत, ठीक। तो ये भारत है वर्तमान समय में। पर पहले लक्षद्वीप आप लोग एशिया माइनर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक चीन सभी शामिल थे, जापान यहाँ तक शामिल था, अरब कंट्री भी यहाँ पर कुछ क्षेत्र शामिल थे, जिसे शाक्य द्वीप कहा जाता था। हालांकि बाद में ये अलग हो गया, पर्शियन जब काल आया था उस समय, तो ये सब चीज़ें अलग हो गई थी। नेक्स्ट, इसलिए आप लोग को याद रखना है, ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड, इसमें तो छूट ही गया, आप लोग को जो बताना था एग्जाम पॉइंट। ब्रह्मवर्त क्षेत्र पूछे तो सरस्वती यमुना के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ब्रह्मऋषि देश का कहा जाए, पूछा जाए प्रश्न में, तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र जो हुआ करते थे ब्रह्मऋषि देश कहा जाता था। आर्यावर्त हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त करते थे। जैसे हिमालय ये हुआ, विंध्य का पर्वत ये हुआ, इसके बीच क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। नेक्स्ट है बोचकोइक अभिलेख जो हुआ था एशिया माइनर में, 4 देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। तो बोचकाइक अभिलेख जो एशिया माइनर में प्राप्त हुआ है, तो वो आपको 4 देवताओं का, ये प्रश्न आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा है एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड।
हम लोग दशराज युग की बात करते हैं। युद्ध जो हुआ था दशराज युद्ध, इसमें युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछा है, बहुत बार प्रश्न इनसे पूछा। यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। भारत वंश का नेतृत्व सुदास नामक राजा के द्वारा किया गया। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। आप लोग को प्रश्न आपको पूछ सकता है, दशराज युग सुदास और वशिष्ठ इसके जो पुरोहित थे। अथर्ववेद में सभी सभा, यहाँ पर सभी नहीं होगा, सभा और समिति को प्रजापति के पुत्रियां कहा गया था। तो राजा के दो जो प्रजापति का पुत्रियां के रूप में संबोधित किया गया सभा और समिति को। नेक्स्ट है, आप लोगों को चीज़ें अब कवर की गई है, आप लोग को इतना महत्वपूर्ण है। और भी जो शेष होगा हम लोग बाद में इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ युक्ति आईएएस को आप लोग जल्दी आप लोग आगे बढ़ाइए। और बहुत सी चीज़ें हैं युक्ति आईएएस का, आप लोग इस सब चीज़ें को शेयर करते रहिए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग हमें और भी बेहतर तरीके से उभर कर सामने नहीं देख पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी चीज़ें अभी अवेलेबल कराई गई है युक्ति आईएएस के द्वारा कराई जा रही है, आप लोगों को बहुत बेनिफिशियरी होगा। तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से विज़िट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। विज़िट कीजिए वेबसाइट पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। सभी लोगों को हमारे बारे में बताइए। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग वॉच करते रहिए हमें। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।